Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alpha Steward. My name is Subham Patel and today we are going to start fourth lecture of chapter number 2 Electrostatic Potential and Capacitance. So students, इसके थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने कुछ डेरिवेशन को किया था, जैसे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड किया था। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई डाइपोल प्लेस्ड है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसको हमने फाइंड किया था डेरिवेशन किया से इसके थर्ड वीडियो लेक्चर में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर और कुछ डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन से कुछ उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में कंडक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्रीफली में स्टडी किया था। अब हम इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे कंडक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कंडक्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कंडक्टर का वो है द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। मीन्स कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर है तो उसके इंटीरियर पोर्शन में कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा। अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उसके इंटीरियर पोर्शन में कोई भी एक्सेस चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। जो हमारा पहला है वो है द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस charge in the static situation। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। अगर कोई कंडक्टर स्टैटिक सिचुएशन में है, अगर कोई कंडक्टर स्टैटिक सिचुएशन में है तो उसके इंटीरियर पोर्शन में कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा। सपोज कीजिए कि हम लोग के पास ये कोई कंडक्टर है, या हम लोग के पास कोई कंडक्टर है। अगर हम लोग इस कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो इसके इंटीरियर पोर्शन में जो चार्ज होगा वो एक दूसरे से रिपेल होके और इसके सरफेस पे आके एग्जिस्ट हो जाएंगे। जब हम इस कंडक्टर को चार्ज करेंगे या फिर पॉजिटिवली चार्ज करें या निगेटिवली चार्ज करें तो इस कंडक्टर के इंटीरियर पोर्शन में जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे से रिपेल होके और इसके सरफेस पे आके एग्जिस्ट कर जाएंगे और इसके इंटीरियर पोर्शन में कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा। कोई भी एक्सेस चार्ज इसके इंटीरियर पोर्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर इस कंडक्टर के इंटीरियर पोर्शन में मीन्स कि इसके इनसाइड में कोई भी एक्सेस चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अगर इसके अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। मीन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। मीन्स की कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो जीरो है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। मीन्स किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। अब इसकी थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। उसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नॉर्मल होगा। कोई भी एक चार्ज कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नॉर्मल होगी उसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इसकी थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, एट
the surface of charged conductor electric field must be normal to the surface at every point। मीन्स यहाँ पे तीसरा पॉइंट इसका क्या कर रहा है, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, उसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नॉर्मल होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। सपोज कीजिए कि हम लोग के पास ये कोई कंडक्टर है, ये हम लोग के पास एक कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये जो कंडक्टर है इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, उसके नॉर्मल होगी। अब ये सपोज कीजिए कि ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है, ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है, ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है और इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, उस पर नॉर्मली एग्जिस्ट करता है। अब अगर कुछ देर के लिए मान लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस कंडक्टर के नॉर्मल नहीं है, मीन्स की परपेंडिकुलर नहीं है। हमने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में हुआ। अगर ये कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा और इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को बता दिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड है सरफेस के। अब अगर हम लोग कुछ देर की मान लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो थीटा एंगल पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो थीटा एंगल पे है इसके सरफेस से, तो इसका हम लोग दो कंपोनेंट ले लेंगे। एक ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माना तो इसका हम लोग दो कंपोनेंट ले लेंगे। एक जो कि इससे परपेंडिकुलर है, मीन्स की 90 डिग्री पे है, तो ये हो जाएगा ई साइन थीटा, ई साइन, इसको हम लोग साफ लिख देते हैं ई साइन थीटा, ये ई साइन थीटा हो गया। अब एक कंपोनेंट जो इस सरफेस के लॉग लेंगे वो हो जाएगा ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इस सरफेस के लॉग हम लोग थीटा लिए हैं, ये थीटा जिस कंपोनेंट के लॉग होगा उसको हम लोग हमेशा कॉस थीटा लेते हैं। तो ये जो सरफेस के लॉग जो कंपोनेंट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको हम ले लेंगे ई कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर वो नेगेटिवली चार्ज हुआ तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जो कंडक्टर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस ई कॉस थीटा कंपोनेंट से, ई कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से इस पॉजिटिवली चार्ज पे फोर्स लगेगा। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, मीन्स कि ये जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इस पॉजिटिवली चार्ज पे फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये मूव करने लगेगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज इससे रिपेल होके फोर्स मूव करने लगेगा, फिर ये पॉजिटिवली चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, ऐसे ये एक दूसरे को रिपेल करते जाएंगे और चार्ज जो होंगे, ये जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो मूव करने लगेंगे इस कंडक्टर के सरफेस पे। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि जो चार्ज है वो मूव करे,
जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इस कंडक्टर पे मूव करे, ऐसा हम लोग ने प्रैक्टिकली नहीं देखा है। तो मीन्स हम लोग जानते हैं कि ये जो कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये जो कंडक्टर है तो इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगी। हम ये जानते हैं कि किसी भी दो पोटेंशियल के बीच में अगर कोई डिफरेंस नहीं है, मीन्स कि दोनों पोटेंशियल अगर सेम है, तो उसके बीच में कोई भी चार्ज मूव नहीं करता है। तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे रॉन्ग है, और ये रॉन्ग किसके वजह से हो रहा है, ई कॉस थीटा की वजह से। अगर हम लोग ई कॉस थीटा को 0 कर दें तो हमारे पास ये जो चार्ज मूव हो रहा है वो मूव नहीं करेगा, और हम लोग का ये करेक्ट हो जाएगा। तो ई कॉस थीटा 0 कब होगा, हम लोग यहाँ लिखते हैं ई कॉस थीटा। ये 0 के इक्वल कब होगा, जब कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री प्लेस कर दें हम। यहाँ हो जाएगा ई कॉस 90 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 0। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 90 डिग्री पे प्लेस कर दें तो यहाँ पे कॉस थीटा, ये जो सरफेस के अलग जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, और ये चार्ज मूव नहीं करेंगे, जहाँ पे है वहीं पे एग्जिस्ट करेंगे, मीन्स की कंडक्टर के सरफेस पे एग्जिस्ट करेंगे। तो ये हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा इस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव हुआ तो परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये हो गई इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इसकी चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, इसके फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। इसका फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड टू द सरफेस। और इसका जो कंडक्टर होगा उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके इनसाइड में भी होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट throughout the volume of conductor and has same value as inside on its सरफेस। तो इसका फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की पूरे वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगी वो कांस्टेंट होगी एंड हैज सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू सरफेस पे होगी, उस कंडक्टर के सरफेस पे होगी, वही सेम वैल्यू उस कंडक्टर के इनसाइड में होगी, उसके इंटीरियर पोर्शन में होगी, किसी भी पॉइंट पे। तो ये हो गया फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सपोज कीजिए कि हम लोग के पास ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को हम लोग ने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है। अब हमने यहाँ बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो इस कंडक्टर के पूरे वैल्यू में कांस्टेंट होता है एंड हैज सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। और जो पोटेंशियल इसकी सरफेस पे होगी वही सेम पोटेंशियल इसके इनसाइड में होगी। अब हमने इसके पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखा था कि जो इसका इंटीरियर पोर्शन होता है, कंडक्टर का जो इंटीरियर पोर्शन होता है
उसके पास कोई एक्सेस चार्ज नहीं होता है। और एक्सेस चार्ज नहीं होता है इस कंडक्टर के इंटीरियर पोर्शन में, अगर कोई एक्सेस चार्ज नहीं होता है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ से होगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ से होगी? तो इसको हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए। अब इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल है बी, और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है बी। क्योंकि हम लोगों ने ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है इसमें लिखा था कि जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही इसके इंटीरियर पोर्शन में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। बट ये कैसे होगा तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हम लोग करते हैं वो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट होती और हम लोग किसी चार्ज को इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक लेके आते तो हमें वर्क डन करना पड़ता। सपोज कीजिए कि हम लोग किसी चार्ज को इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, कोई चार्ज है इसको ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, क्यू चार्ज है। तो अगर यहाँ पे कोई पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो हमें इस क्यू चार्ज को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में वर्क डन करना पड़ता, क्योंकि इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता और हमें वर्क डन करना पड़ता। बट हम लोग ने क्या देखा है कि इसके इंटीरियर पोर्शन में, किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर पोर्शन में कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होता है। और जब एक्सेस चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इस चार्ज क्यू के ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा और हमें इसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था W E, इसको हम लोग ब्लू से लिख लेते हैं, WAB, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B अपॉन में Q। इसको रेशियो को हम लोग बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस BA, मीन्स की फाइनल पोटेंशियल VB माइनस इनिशियल पोटेंशियल BA। तो अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी तो इस क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में हमने कोई वर्क डन नहीं किया, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो गया? 0। तो हम लोग इसको पुट कर देंगे 0 अपॉन में Q इज इक्वल VB फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल BA। अब अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो ऐसे हो जाएगा VB माइनस BA इज इक्वल 0। अब ये हो जाएगा VB इज इक्वल BA, मीन्स की फाइनल पोटेंशियल इज इक्वल इनिशियल पोटेंशियल। तो आप लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे इसके सरफेस पे, इस कंडक्टर के सरफेस जो पोटेंशियल होगा वो इसके इनसाइड में भी सेम पोटेंशियल होगा। इसको हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ये हो गई इसकी चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंडक्टर की चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं इसकी फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसका फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो पांचवा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज E वेक्टर इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज E वेक्टर इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। किसी भी सरफेस चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप के इक्वल होता है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। जिसका फिफ्थ है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ charged conductor is, इसको हम लोग ब्लू से लिख लेते हैं, E वेक्टर इज इक्वल सिग्मा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट n कैप। किसी भी सरफेस चार्ज
किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है ई वेक्टर इज इक्वल सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप, इतनी वैल्यू होती है। यहाँ पे जो सिग्मा है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे हम लोग ने सिग्मा जो लिया है वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और ये जो एन कैप है वो यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस है और आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे जो एन कैप है वो एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस है और आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इसको हम लोग लिखते हैं वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर whose direction is normal to the surface and outward direction। यहाँ पे एन वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है जो जिसकी डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल है और आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये हो गया इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप के इक्वल होता है किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जहाँ पे हाईएस्ट होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई होगा, मींस की स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। और जहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी। ये हम लोगों ने फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, कंडक्टर के फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट में स्टडी कर लिया। अब हम चलते हैं इसके सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट के, जो लास्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंडक्टर का। तो इसका सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ए यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर, कोई भी एक यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर है, हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, उसके पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी। और अगर एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर है तो उसके पास नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी व्हेन, इसको हम लोग लिख लेते हैं सिक्स को, a non-uniform charge conductor have non-uniform charge density। अगर कोई एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर है तो उसके पास नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज greater when इसको हम लोग मैक्सिमम लिख लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम when radius of curvature is minimum। यहाँ पे क्या लिखा है, ए नॉन यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अगर कोई एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर है तो उसके पास नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिनिमम। सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका मिनिमम होगा। सपोज कीजिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोग के पास ये कोई नॉन यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है
और ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर है, तो इसके पास नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी। इसके पास जो चार्ज डेंसिटी होगी, इसकी सरफेस की चार्ज डेंसिटी को देख ले, तो इसके पास जो चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। मीन्स कि यहाँ पे ऐसे करके ये कोई कंडक्टर है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर है, तो इसके पास जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो भी नॉन यूनिफॉर्म है। कहीं पे ज़्यादा है किसी पॉइंट पे, तो कहीं किसी पॉइंट पे कम है। और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, उस रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करती है। अगर हम यहाँ पे ये कोई जैसे स्फीयर ड्रॉ करें, तो इसका जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जो रेडियस है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। मीन्स की सिग्मा जो है वो आर पे डिपेंड करेगी। सिग्मा जो है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सिग्मा है वो आर पे डिपेंड करेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करेगी इसके। अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स की आर अगर कम हुआ, यहाँ पे इसको हम साफ साफ लिख देते हैं, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। मीन्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर यहाँ पे r जो है, मीन्स की ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अगर डिक्रीज किया, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज किया, तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कम होगी। अब यहाँ पे हम लोग अगर कोई एक और ले लें, ये कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लें, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो लेस है, कम है, तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, वो इसके कंपैरिजन में अधिक होगी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है। और यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। तो ये हो गई इसकी 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंडक्टर के बारे में 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गई। और ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।